चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th के लिए टर्म 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में समझोगे और ऐसे टोटल तो 118 एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें जो लेफ्ट टू राइट वाली रो होती है उसको क्या बोला जाता है? पीरियड, जिसको हॉरिजॉन्टल कहीं लिखते भी रहना। तो जो लेफ्ट टू राइट वाली लाइन होगी, टोटल कितने पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में? 7। तो 7 पीरियड्स है और ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स कितने हैं? टोटल 18। तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रुप। ध्यान से समझो, यहां देखो एक बार। अगर मैं बात करता हूं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें जो लेफ्ट एंड राइट, ऊपर से लेके नीचे इस तरह से जो ग्रुप्स होंगे टोटल, तो ये टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? तो 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट से राइट ऐसे जो लाइन होंगी, यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होंगी, इसको क्या बोला जाता है? पीरियड। और टोटल अगर कोई पूछे पीरियड कितना है, तो 7 पीरियड होता है, ठीक है? तो टोटल इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड है। और कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है, ठीक है? और टोटल अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो 118 टोटल एलिमेंट है। इसमें से सभी ग्रुप्स के बारे में तुम क्लास 11th में पढ़ोगे डीप में, सभी के बारे में 118 के 118 एलिमेंट्स, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप के बारे में। लेकिन 10th में तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप, वही ग्रुप को अच्छी तरह से थॉरोली स्टडी करना है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का नाम कहीं पे लिख लेना बेटा। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्केली, ALKALI, एल्केली, ठीक है? तो एल्केली वाले जो एटम्स हैं वो किस में पाए जाएंगे? फर्स्ट ग्रुप में पाए जाएंगे। जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा ऊपर से लेके नीचे तक, उसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन, ओके? ALKALINE, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्केली मेटल जो है, एल्केली फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के बारे में बात करूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब आएंगे। इसमें अगर मैं लिथियम के बारे में बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 1। तो ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोला जाता है? सभी को पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं इस पूरे ही फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, सबके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 1, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट के बारे में। तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट में लास्ट में कोई भी एक एटम का नाम बताओ। सेकंड ग्रुप एलिमेंट का कोई सा भी एक एलिमेंट बताओ। मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो है, मान लो मैग्नीशियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8 2। तो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा इसमें? 2। तो अगर लास्ट में अगर इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है तो वो 100% कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। लास्ट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो 100% वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट में इस तरफ लास्ट वाला ग्रुप एलिमेंट है कौन सा? 18। 18 से पहले कौन सा होगा? 17। और 17 से पहले कौन सा होगा? 16। तो ये बस 3 ग्रुप तुम्हें याद करके रखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाला, और लास्ट वाला 16 17 18। अब इसमें जो 16th ग्रुप एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? अगर कोई 1 मार्क्स में पूछ ले तो उसका नाम याद रखोगे, कहीं लिख लेना, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस कहा जाता है, ठीक है? 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। उसके बाद 17 ग्रुप एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस बोलते हैं बेटा। और 18th ग्रुप एलिमेंट है, इसको क्या बोला जाता है? नोबल एलिमेंट। नोबल या फिर इनर्ट। इनर्ट मतलब न्यूट्रल होता है,
ठीक है। तो लास्ट वाला यानी 18th ग्रुप एलिमेंट को क्या, कौन सा एलिमेंट कहलाता है, नोबल एलिमेंट या फिर इनर्ट एलिमेंट, INNERT, इनर्ट एलिमेंट्स। जो जिसका 16th ग्रुप एलिमेंट है तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 6। जो 17th ग्रुप एलिमेंट है तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। और जो नोबल एलिमेंट है तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। बस ये याद करना है। इसका मतलब तुम्हें पीरियोडिक टेबल थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया कि कोई भी पूछे कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं 16th ग्रुप एलिमेंट की, ठीक है, तो अगर मैं 16th ग्रुप एलिमेंट का बारे में बात करूं तो पहला एलिमेंट का नाम बताओ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6। देखो लास्ट में कितना आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 आ गया। उसी तरह हेलोजेंस वाले जब ग्रुप देखोगे तो उसको याद करने का क्या तरीका है, फॉरेन की CBI, फॉरेन की CBI। तो सबसे ऊपर देखो कौन सा मिलेगा तुम्हें, फ्लोरीन, उसके नीचे कौन सा मिलेगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सबकी वैलेंसी -1 होती है। तो अगर मान लो अब मैं 17th ग्रुप का एलिमेंट क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है, 17th ग्रुप एलिमेंट है क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर 17 था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 7। तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी का भी निकालोगे तो लास्ट में उसका 100% वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना पाओगे, 17, क्योंकि तुम्हें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 18 ग्रुप की अब बात करते हैं, तो 18th ग्रुप के बारे में बात करें तो 18th ग्रुप का एलिमेंट का कोई भी एक नाम बताओ, ऊपर कौन सा है, हीलियम, नेक्स्ट बताओ, नियॉन। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 10। ये 18th ग्रुप का एलिमेंट है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8। तो लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, 8। तो उस लाइन में जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 8 होगा। और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें बचपन 9th क्लास में पढ़े थे ना, K में मैक्सिमम कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, L में, M में, N में। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 8, N में 18। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में हैं तो एटम ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ना ही गेन करेगा, तो जिसके वजह से हम बोलते हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इनर्ट है, इनर्ट मतलब नोबल। तो क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल एलिमेंट क्यों कहलाते हैं या फिर इनर्ट एलिमेंट क्यों कहलाते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, बिकॉज देयर शेल इज कंप्लीट एंड इट डज नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नोबल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसमें से पूछे जाएंगे तुमसे, तो तुमको ये पीरियोडिक टेबल याद रखना है। आगे दिखाऊंगा मैं पीरियोडिक टेबल पूरा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं। और उसमें जो है सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल जब बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले डोबर्नियर ने ट्रायड दिया। ट्रायड का मतलब क्या होता है, 3-3 का जोड़ा। तो 3-3 का जोड़ा उसने इस तरह से तैयार किया कि पहले का और लास्ट का जब एवरेज निकाला गया तो उसका एटॉमिक मास बीच वाले के बराबर आया। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, इसमें देखो क्या है, जैसे उसने लाइन से रख दिया, सपोज कैल्शियम रखा, स्ट्रोंटियम रखा, बैरियम रखा, तो इसमें ये नंबर जो था इन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय जब 2 करोगे तुम तो वो कितना आएगा, 87.6। तो इस तरह से मतलब उसने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट दोनों को एटॉमिक मास को ऐड किया और फिर डिवाइड बाय 2 किया। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि उसने एवरेज निकाला। किसका किसका एवरेज निकाला, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का, और वो किसके बराबर था, सेंटर वाले एलिमेंट के बराबर था। लेकिन इसको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसको ज्यादा कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो इस तरह से करते 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 क्या है, कुछ ही एलिमेंट का फाइंड आउट कर पाया। उसके बाद आगे जब आइसोटोप्स एक्सेट्रा और चीजें आई तो ये फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड आया। ये न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव दिया, तो उस रूल को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
इसने क्या किया, इसने सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया म्यूजिक के टोन्स पे। बहुत बड़ा तानसेन था ये। तो इसने म्यूजिक जब तैयार किया, सारे म्यूजिक नोट्स में कितने नोट्स होते हैं, सारे गामा पादा नीसा, 7 हो गए। उसके बाद फिर से कौन सा आ जाएगा 8 नंबर पे, सा। तो उसने भी इसी तरह से अरेंज किया। उसने सबसे पहले अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास सेट किया। कब तक, 1 से लेकर 7 तक। और 8th वाला दोबारा वही सेम प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वाले का था, वही 8th वाले का प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा था। तो उसने भी ऐसे ऐसे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन कब कहाँ तक कर पाया, वो कैल्शियम तक कर पाया। कैल्शियम के बाद फिर वो फेल हो गया। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो 20 एलिमेंट्स तक तो उसका रूल एकदम सही बैठ रहा था। लेकिन जैसे ही फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आ रहा था, तो वहाँ ये रूल गड़बड़ हो जा रहा था। तो इसलिए ये रूल भी फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आयरन का भी जो जगह था वो कोबाल्ट और निकल से दूर था, जबकि अब हमें पीरियोडिक टेबल पता है। जब हम लाइन से याद करेंगे तो फिर आयरन जो होता है, आयरन के ठीक बाद कोबाल्ट आता है, फिर निकल आता है। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल आता है, फिर कॉपर आता है, फिर जिंक आता है, ठीक है, क्रोमियम देन कॉपर देन जिंक, इस तरह से आता है। तो इसके लिए ये लाइटर एलिमेंट के लिए तो रूल सही था और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लेकिन बड़े बड़े जिनका एटॉमिक मास था उसके लिए ये कामयाब नहीं रहा। तो फिर ये फेल हो गया। कहाँ तक ये कामयाब रहा था, अप टू द कैल्शियम 20 तक ये पास हो गया, लेकिन उसके बाद फिर फेल हो गया। उसके बाद मेंडलीव्स आया। तो मेंडलीव्स ने क्या किया, इसने भी सभी एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जिनका जिनका प्रॉपर्टी सेम था एलिमेंट्स का, इसको उसने एक ही ग्रुप में डाला। काफी इंटेलिजेंट था मेंडलीव्स। तो इसने फिर क्या किया, जिसके जिसके सेम प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट के, उसको एक ही ग्रुप में डालना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये हाइड्रोजन की प्लेस नहीं बता पा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब ये हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट के साथ जाके अटैच होगा या चिपकेगा, है ना। तो इसीलिए फिर ये इसको सेट नहीं कर पा रहा था, जिसको बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनाया हेनरी मॉसले ने, तो उसने इस चीज को ठीक कर दिया। उसने बोला क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। पहली बात तो उसने करेक्शन किया इसका, उसने पहले बात तो इसमें मेंडलीव्स में क्या कमियां थी वो भी पूछ लेते हैं कई बार थ्योरी में। तो ये क्या है, वही पहला कमी तो यही था, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी। कहाँ रखें उसको, 17th ग्रुप एलिमेंट में रखें कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में रखें, उसको समझ नहीं आ रहा था। दूसरा, आइसोटोप्स जो 9th क्लास में पढ़ा था कि वो एलिमेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बताओ तो कौन सा बताओगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। चैप्टर नंबर 4th में है क्लास 9th के, है ना। तो ये उनकी पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहा था। उसके बाद कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था, एटॉमिक मास चलते चलते इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहा था, लेकिन कभी कोई ऐसा एलिमेंट भी आ जा रहा था जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो फिर उसका रूल फिर फेल हो जा रहा था। कोबाल्ट को जो था उसने निकल से पहले प्लेस कर दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में, जबकि अब हमें पता है निकल का प्लेस कहाँ है, कोबाल्ट का प्लेस कहाँ है, निकल के बाद आता है आयरन कोबाल्ट, है ना। तो इसको क्या है, निकल से पहले लगा दिया था इसने। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट था हेनरी मॉसले, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये हेनरी मॉसले जो था मेंडलीव का ही स्टूडेंट था। इसने भी अपना दिमाग यूज किया, जो सिर्फ सर पढ़ा रहे थे तो वही सिर्फ नहीं पढ़ा इसने अपना भी माइंड यूज किया। और फिर इसने फिर बोला कि सर हम जो अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एक काम करते हैं इसको एटॉमिक मास नहीं, हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज के डेट में हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसमें सब कुछ सही हो गया। उसके बाद जिसका जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था इसको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स था उसको एक ही पीरियड में डाल दिया गया। नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, KLM। तो जिनमें नंबर ऑफ शेल्स इक्वल आ रहा था उसको एक ही पीरियड में डाला, और जिसमें लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा था उसको एक ही ग्रुप में डाला। ये दो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें कोई एलिमेंट दे देंगे और बोलेंगे किस ग्रुप में आएगा, तो वो डिसाइड करेगा उसका एटॉमिक
नंबर पता होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो सिंपल ही देते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनको भी पता है। अभी क्लास 11th में तुम नहीं पहुंचे हो। सोडियम का दे देंगे, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, नॉर्मल चीज़ों का देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो था वो 2n² फार्मूले से कैलकुलेट किया, ये भी तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम इस पूरे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो 3 कैरेक्टर के बारे में पूछेंगे पीरियोडिक टेबल में। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किसके किसके बारे में पूछेंगे? एक तो एटॉमिक साइज, एटम का साइज। दूसरा क्या पूछेंगे? एटम का साइज के बाद मेटालिक कैरेक्टर, और तीसरा पूछेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये तीनों ही तुम्हारे सिलेबस में है। अब सबसे पहली बात एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं। इसका टेबल मैंने तुम्हें दिया है सो दैट तुम इजीली जो है उसको याद कर सको। एटॉमिक साइज, एटम का साइज 2 कंडीशन में हम बात करेंगे। या तो लेफ्ट से राइट जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अलोंग द पीरियड। और अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? अलोंग द ग्रुप। यही बोलेंगे इंग्लिश में। लेफ्ट से राइट जा रहा है मतलब कैसे जा रहा है? पीरियड में कैसे जा रहा है? उसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे? अलोंग द पीरियड। और ऊपर से नीचे आएंगे तो अक्रॉस द पीरियड। तो 2 ही कंडीशन तुमसे पूछा जाएगा कि भाई बढ़ेगा या कम होगा। सबसे पहले बात करते हैं एटम के साइज की। तो एटम का साइज याद रखो, एटम का साइज जब ऊपर से नीचे जाओगे तो एटम का साइज क्या होता है? बढ़ते जाएगा। तो इसलिए साइन ऐसा कर देता हूं एरो का। एटॉमिक साइज कहीं लिख देना, इसका मतलब क्या है? इंक्रीजेस भी लिख सकते हो कि नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा। क्यों होगा अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा, लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट मतलब ये कौन सा बना दिया? अलोंग द पीरियड। और ये कौन सा बना दिया? अलोंग द ग्रुप। अब रीजन ध्यान से समझो कि आखिर कारण क्या होता है, क्योंकि आएगा क्वेश्चन में कि भाई अगर इसका एटॉमिक साइज जो या अरेंज करने के लिए तुमको टेबल में दे देंगे एलिमेंट या ग्रुप दे देंगे और बोलेंगे बताओ। तो फिर इसके लिए याद रखो, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे एटॉमिक साइज, तो क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़ा होते जाएगा, तो एटम का साइज भी क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ शेल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर द नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेस। जिसकी वजह से क्या है? एटम का साइज इंक्रीज होगा। और एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है? एटम का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और शेल बढ़ जाएगा तो फिर रेडियस और बड़ा हो जाएगा। मतलब जब ऊपर से नीचे आते हैं अलोंग द ग्रुप तो फिर एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। रीजन क्या है? तो कहीं लिख लो कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, when we move down the group, when we move down the group, so that atomic size and radius increases, atomic size and radius increases as the number of shell is increasing। हिंदी में मतलब समझ में आ गया बेटा सभी को कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ते जाएगा या रेडियस बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो हो गया ग्रुप के अलोंग बात, है ना। अब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अलोंग द पीरियड। तो अब लिखो सेकंड पॉइंट, एज वी मूव along the period, as we move along the period from left to right, from left to right, so that atomic size decreases, so that atomic size
decreases because effective nuclear charge increases. Because effective nuclear charge increases. अब जहां तुमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है बेटा, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो, वहीं पे कि कोई पूछ ले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, वहां ब्रैकेट में लिख लो ताकि उसको जवाब दे सको प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लो कि आखिर होता क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन्स। और सभी को पता है ना प्रोटॉन्स कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब समझो आखिर मैंने क्या बोला या क्या लिखवाया, ठीक है? देखो ध्यान से, जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं बेटा, मान लो कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये कौन सा शेल हो गया, के एल एम एन। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जो घूम रहा होगा प्लैनेट की तरह, सन के अराउंड जैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते रहता है के शेल में। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, है ना, 5 6 7 8। यहां पे भी कितने घूम रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। इतने में से ही समझा देता हूं, है ना, 6 7 8। अब मैंने इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, क्या दिया, प्रोटॉन्स दिया। प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ईएनसी अगर मैं कहीं लिखूं तो घबराना नहीं, उसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है, क्या डालते जा रहा हूं मैं, प्रोटॉन। तो जितना ज्यादा डालूंगा तो ये प्लस जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और बढ़ाऊंगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। और बढ़ाऊंगा, फिर ये वाला भी न्यूट्रल होते जाएगा, और फिर जो है पहले जो कि रेडियस यहां तक था, अब रेडियस कहां तक पहुंच के रह जाएगा, यहीं तक। तो इससे क्या हो गया, रेडियस कम हो गया। रेडियस कम हो गया मतलब एटम का साइज कम हो गया। तो यही चीज हमने इंग्लिश में लिखा है अभी, कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाता है, और अगर हमें पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस कम होते जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, गुड। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो ये पहला स्टेटमेंट में जो लिखा है उसका यही मतलब था, ओके। एटॉमिक साइज इसमें क्या है, ड्यू टू इंक्रीज, ये क्या है, एटॉमिक साइज। ये डिक्रीज किस में है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो वो क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला लाइन कंप्लीट हो गया, सबको कहानी समझ में आ गई। अब दूसरा चलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। अब पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो याद रखो क्या होगा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलता है, मेटल या नॉन मेटल। सबसे ऊपर देखो, पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो पहले बात कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज कैसे होता है, देखो ये जैसे पीरियोडिक टेबल है बेटा, तो यहाँ पे तुमको सबसे ज्यादा मेटल्स मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेंगे, मेटल्स। यहाँ क्या मिलेंगे, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मिलेंगे, ओके। और जब लास्ट में कोने में पहुंच जाओगे 17 18 19 17 18, तो यहाँ क्या मिलेंगे, नॉन मेटल। तो अगर मैं मेटल्स के बारे में बात करूं तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसलिए बोलते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। और रीजन सेम है जो अभी बात किया, मेटालिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि क्या इंक्रीज हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम बचे उसके पास। तो जब कम ही बचे हैं तो वो चाहेगा क्या एटम, कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स और कहीं पास नहीं करूं, अपने पास ही रखूं भाई। पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं,
अब मेरे पास थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो अब मैं इसको कहीं और लूज नहीं करूंगा, तो हम बोल सकते हैं कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा था। अब एटॉमिक नंबर अगर बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते जा रहा था, बढ़ रहा था। और अगर नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना है, मेटालिक कैरेक्टर जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइन ऐसा बना देना है एरो का, और जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो फिर ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, कि मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। रीजन में यही लिखोगे जो टेबल में लिखा हुआ है। लेफ्ट से राइट जैसे जा रहे हैं। हाँ, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है। तो फिर भैया इस साइड तो मेटल होता है तो डिक्रीज कैसे होगा? मेटल कहाँ होता है बेटा, नॉन मेटल होता है राइट में, मेटल लेफ्ट में होता है बेटा, मेटल लेफ्ट में होता है। मेटल तो फिर इधर जा रहा है तो भैया बेटा एरो है तो ये देखो ना, ये एरो, इस एरो का डायरेक्शन देखो ना, ऐसे बनाया है, मतलब इधर जाओगे तो इंक्रीज होगा और उल्टा जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ तो सही लिखा है बेटा, डिक्रीज मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एरो इधर बनाया है क्योंकि ये दिखाया जाता है, ऐसे एरो बनाया है जिसका मतलब इधर धीरे धीरे छोटा धीरे 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 यहाँ बढ़ रहा है। तो अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर मैं एरो ऐसे बना देता हूँ, मान लो इस एरो का क्या मतलब है, इस एरो का मतलब है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या मतलब हुआ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पूंछ में जा रहे हो ना, पूंछ से धीरे 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 टॉप में सर तक पहुंच रहे हो, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो। अगर मैं इसी को उल्टा बना दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा होता है बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मतलब सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी याद करनी है, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेटालिक का कैरेक्टर होगा वो नॉन मेटल्स का नहीं होगा, और जो नॉन मेटल्स का कैरेक्टर होगा वो मेटल का नहीं होगा। नॉन मेटल में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो क्या था, नॉन मेटल्स मिलते जा रहे थे, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएगा और मेटालिक डिक्रीज होते जाएगा। रीजन वही सेम दे दोगे जो उसमें दिया था। ठीक है, और उसके बाद कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगा। उसमें क्या था, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या डिक्रीज हो रहा था, उसका उल्टा मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। और उसमें क्या था, जब ऊपर से नीचे जा रहे थे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, तो अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछूंगा तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब उसमें इंक्रीज हो रहा था तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फील करता है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। अगर ये तुम्हें याद है तो कोई भी टेबल बना सकते हो, अगर ये याद नहीं है तो टेबल में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बस इतना ही है बेटा इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, टेबल दिखा देता हूँ एक बार तुम लोगों को। ठीक है, टेबल दिखा देता हूँ एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप सो चैप्टर समझ में आ गया होगा।